नमस्कार। हमारे पास बैंकिंग कानून पर कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं और आज हम इन्हें एक जासूसी कहानी की तरह देखेंगे। जासूसी कहानी? ये दिलचस्प है। हाँ, कहानी का हीरो है कलेक्टिंग बैंक, मतलब वो बैंक जो आपके लिए चेक जमा करता है, और विलन है धोखाधड़ी। हम्म। अब कानून ने बैंक को बचाने के लिए एक ढाल दी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 131। लेकिन असली रहस्य ये है कि बैंक बार बार ऐसी गलतियां क्यों करते हैं जिससे ये ढाल टूट जाती है। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये ढाल यानी धारा 131 इसलिए जरूरी है ताकि बैंकिंग सिस्टम तेजी से काम कर सके। मतलब चीजें रुके नहीं। बिल्कुल। अगर बैंक हर चेक को शक की निगाह से देखने लगे तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। ये कानून उन्हें भरोसा करने की एक तरह से आजादी देता है, बशर्ते वो अपनी आंखें और दिमाग खुले रखें। और इसी बशर्ते में आप कह सकते हैं सारा खेल छिपा है। अच्छा, तो अगर ये ढाल इतनी जरूरी है तो इसे इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं? मतलब बैंक को क्या साबित करना पड़ता है कि वो इसके हकदार हैं? नियम बहुत सीधे साधे हैं, कम से कम कागज पर तो यही लगता है। जैसे कि पहला, बैंक की नीयत साफ होनी चाहिए, जिसे कानून की भाषा में गुड फेथ कहते हैं। ठीक है। दूसरा और सबसे जरूरी, उसने कोई लापरवाही ना बरती हो। तीसरा, वो ये पैसा अपने किसी ग्राहक के लिए ही कलेक्ट कर रहा हो, किसी अनजान व्यक्ति के लिए नहीं। ओके। और चौथा? और चौथा, चेक क्रॉस्ड होना चाहिए। क्रॉस चेक, यानी वो चेक जिसके कोने पर 2 तिरछी लाइनें खींची होती हैं। बिल्कुल। उन 2 लाइनों का मतलब ही ये है कि इसका पैसा कैश काउंटर पर नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे किसी बैंक खाते में ही जमा होगा। ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और पेचीदे शब्द है वो है लापरवाही, नेग्लिजेंस। सही है। अदालतों ने इसी एक शब्द की व्याख्या करने में 100 साल से ज्यादा लगा दिए हैं। बिल्कुल। तो चलें सबूतों की जांच शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत 1914 के एक बहुत पुराने मामले से होनी चाहिए। लैडब्रुक बनाम टॉड। कहानी में एक चोर है, एक चुराया हुआ चेक है और एक बैंक। और यही वो मामला है जिसने आधुनिक बैंकिंग में अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी के नियम की नींव रखी थी। अच्छा। हाँ, हुआ ये कि एक चोर ने बिना किसी जान पहचान या रेफरेंस के एक झूठे नाम से बैंक में खाता खुलवाया। और बैंक ने खोल दिया? बैंक ने भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। फिर चोर ने चुराया हुआ चेक उसी खाते में जमा कर दिया और पैसे निकाल लिए। जब असली मालिक को पता चला तो उसने बैंक पर केस कर दिया। और बैंक ने कहा होगा कि हम तो धारा 131 की ढाल के पीछे सुरक्षित हैं। उन्होंने यही कहा, लेकिन अदालत ने उस ढाल को तोड़ दिया। क्यों? अदालत का तर्क बहुत सीधा था। आप किसी भी अजनबी को जो सड़क से उठकर आया हो, बिना उसकी पहचान की पुष्टि किए खाता खोलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? खाता खोलते समय ही आपने लापरवाही कर दी। ये पहला बड़ा सबक था। मतलब 100 साल से भी ज्यादा पहले एक मामूली से चोर की वजह से बैंकिंग का एक बुनियादी नियम बन गया। एक तरह से हाँ। कि पहले अपने ग्राहक को जानो, फिर उसका चेक लो। ये तो कमाल की बात है। लापरवाही की शुरुआत तो लेन देन से बहुत पहले खाता खोलने के फॉर्म से ही हो जाती है। एकदम सही। और ये लापरवाही कई रूप ले सकती है। जैसे भारत का एक मामला है सिंडिकेट बैंक बनाम जयश्री इंडस्ट्रीज। यहाँ बैंक ने रेफरेंस तो लिया, लेकिन आवेदन फॉर्म पर लिखी सबसे जरूरी बात ही नजरअंदाज कर दी। वो क्या थी? खाता एक कंपनी के नाम पर खोला जा रहा था, MS एक्सेल कंडक्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाम में ही लिमिटेड शब्द था, जिसका साफ मतलब है कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बिल्कुल, जिसकी अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। लेकिन बैंक ने उसे एक व्यक्ति RK व्यास की प्रोप्राइटरशिप फर्म मान लिया। अरे, ये तो बहुत बड़ी गलती है। एक कंपनी और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत बड़ा फर्क। एक को कानून एक अलग व्यक्ति मानता है और दूसरी मालिक के अलग नहीं होती। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं है, ये घोर लापरवाही है। आपने कंपनी के नाम के चेक एक व्यक्ति को अपने खाते की तरह चलाने दिए। आपने उस दस्तावेज को ही ध्यान से नहीं पढ़ा जिसके आधार पर आप रिश्ता बना रहे थे। यहाँ भी बैंक अपनी ढाल खो बैठा। ठीक है, तो ये तो हुई खाता खोलते समय की लापरवाही, बिना रेफरेंस के खाता खोलना या फॉर्म को ठीक से ना पढ़ना। लेकिन क्या होता है जब खाता सही हो, रेफरेंस भी हो, पर उसमें होने वाले लेन देन अजीब हो? मुझे लगता है इंडियन बैंक बनाम कैथोलिक सीरियन बैंक का मामला इसी से जुड़ा है। हाँ, ये मामला कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। कैसे? यहाँ एक जालसाज ने बैंक के एक मौजूदा ग्राहक का परिचय पत्र इस्तेमाल करके खाता खुलवाया।
बैंक ने सोचा कि जब हमारा पुराना ग्राहक किसी को ला रहा है तो सब ठीक ही होगा। उन्होंने परिचय देने वाले ग्राहक की विश्वसनीयता पर भरोसा कर लिया। और यही उन्होंने गलती कर दी। अदालत ने बाद में कहा कि परिचय देने वाला व्यक्ति खुद बैंक के लिए कोई बहुत जाना माना या बड़ी हस्ती नहीं था। अच्छा। ऐसे में बैंक का फर्ज था कि वो नए ग्राहक के बारे में थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भी पूछताछ करता, उसका पता क्या है, वो काम क्या करता है। लेकिन बैंक ने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर क्या हुआ? मुझे याद है स्रोत में लिखा था कि शुरुआत में बहुत छोटी रकम जमा की गई थी। हाँ, सिर्फ 192 रुपए। इससे बैंक को और भी भरोसा हो गया कि ये एक सामान्य ग्राहक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसी खाते से 29,000 पाउंड का एक बड़ा डिमांड ड्राफ्ट कैश करा लिया गया। ओह। जब धोखाधड़ी सामने आई तो अदालत ने बैंक को जिम्मेदार ठहराया। सबक ये था कि किसी का रेफरेंस ले लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आपको रेफरेंस की गुणवत्ता भी देखनी होगी। तो खाता खोलने की सावधानियों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन मान लीजिए खाता बिल्कुल सही तरीके से खोला गया, केवाईसी भी ठीक है, रेफरेंस भी पक्का है, क्या उसके बाद बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि असली काम तो वहीं से शुरू होता है। मतलब? स्रोतों में इसे ग्राहक के खाते की स्थिति को ध्यान में रखने का कर्तव्य कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है, क्या आप अपने ग्राहक को इतना जानते हैं कि आपको उसके खाते में हो रही असामान्य गतिविधियों का पता चल सके? एक मिनट, ग्राहक के खाते की स्थिति को ध्यान में रखना, ये तो बहुत अस्पष्ट लगता है। क्या इसका मतलब है कि बैंक को हर ग्राहक की जासूसी करनी होगी? कहाँ तक जाती है ये जिम्मेदारी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब जासूसी करना नहीं, बल्कि पैटर्न को समझना है। पैटर्न? हाँ, स्रोत एक क्लासिक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक क्लर्क है जिसकी महीने की तनख्वाह 25-30 हजार रुपए है। उसका खाता कई साल से सामान्य चल रहा है। फिर अचानक उसके खाते में 5 लाख 10 लाख के चेक जमा होने लगते हैं। किसी भी बैंक की खतरे की घंटी बजनी चाहिए। पैसा कहाँ से आ रहा है? ठीक, यही खतरे की घंटी बजना ही बैंक का कर्तव्य है। अंडरवुड लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ लिवरपूल का मामला इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, जो अकेला डायरेक्टर था, कंपनी के नाम पर आए चेकों को अपने निजी खाते में जमा कर रहा था। मतलब चेक थे अंडरवुड लिमिटेड के नाम पर, और पैसा जा रहा था डायरेक्टर साहब की जेब में। और बैंक ने कुछ नहीं किया? जी हाँ, और बैंक सालों तक ऐसा होने देता रहा। जब कंपनी दिवालिया हुई और जांच हुई तो बैंक को जिम्मेदार ठहराया गया। ओके। अदालत ने कहा ये लेन देन अपने आप में इतना अजीब था कि किसी भी समझदार बैंकर को सवाल पूछना चाहिए था। एक कंपनी का पैसा उसके डायरेक्टर के निजी खाते में क्यों जा रहा है? क्या उसके पास ऐसा करने का अधिकार है? और बैंक ने ये सवाल कभी नहीं पूछा? कभी नहीं पूछा। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमारे स्रोतों में एक और मामला है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक, यानी ANZ का। वहां भी एक एजेंट अपने मालिक के चेक अपने निजी खाते में डाल रहा था, लेकिन वहां बैंक को जिम्मेदार नहीं पाया गया। सही है। जबकि एक और मामला सेवरी कंपनी बनाम लॉयड्स बैंक में, जहां 2 क्लर्कों ने ऐसा ही किया था, वहां बैंक को जिम्मेदार ठहराया गया। 2 मामले लगभग एक जैसे हैं, लेकिन फैसले बिल्कुल अलग। एक में बैंक बच गया, दूसरे में फंस गया। ऐसा क्यों? आपने कहानी की सबसे पेचीदा गुत्थी पकड़ ली है। तो इसका जवाब क्या है? और इसका जवाब अधिकार यानी अथॉरिटी शब्द में छिपा है। अंडरवुड और सेवरी कंपनी के मामलों में डायरेक्टर या क्लर्कों के पास कंपनी के चेक अपने निजी खातों में जमा करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, ये समझ आता है। वो असामान्य था। हाँ, वो साफ तौर पर असामान्य और संदेहास्पद था। लेकिन ANZ बैंक वाले मामले में अदालत ने पाया कि मालिक और एजेंट के बीच काम करने का तरीका ही ऐसा था। तरीका ही ऐसा था? मतलब मालिक ने एजेंट को व्यापार के लिए अपना निजी खाता इस्तेमाल करने का निहित अधिकार या इम्प्लाइड अथॉरिटी दिया हुआ था। उन्होंने कभी लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन उनके काम करने के तरीके से ये साफ था कि एजेंट को ऐसा करने की इजाजत है। अच्छा, तो बैंक की नजर में वो लेन देन सामान्य दिख रहा था, क्योंकि एजेंट को ऐसा करने की अनुमति थी। बिल्कुल। तो बैंक के लिए ये जानना लगभग नामुमकिन था कि इस बार एजेंट धोखाधड़ी कर रहा है। बिल्कुल, बैंक को धोखाधड़ी का पता नहीं चल सकता था, क्योंकि व्यवस्था ऊपरी तौर पर पूरी तरह से वैध और सामान्य थी। फर्क अधिकार की मौजूदगी का था। अगर लेन देन के लिए कोई तार्किक व्यावसायिक कारण नहीं दिखता तो बैंक को पूछना चाहिए ये क्यों हो रहा है। लेकिन अगर व्यवस्था ही ऐसी है कि वो सामान्य लगे
तो बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये तो बैंक के लिए एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड जैसा लगता है। अगर मालिक और एजेंट के बीच कोई भी अंदरूनी सांठगांठ हो तो बैंक तो हमेशा बच निकलेगा। क्या ये सही है? ये एक बहुत ही बारीक रेखा है, इसीलिए अदालतें हर मामले को उसके तथ्यों पर तोलती हैं। लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है, क्या एक सामान्य समझदार बैंकर को उस स्थिति में शक होना चाहिए था? और सेवरी मामले में होना चाहिए था। हाँ, सेवरी मामले में क्लर्कों का स्टॉक ब्रोकर के चेक अपने खाते में डालना किसी भी सूरत में सामान्य नहीं हो सकता था। एएनजी मामले में एजेंट का अपने मालिक के लिए खाता ऑपरेट करना उनकी व्यवस्था का हिस्सा था। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि बैंकों को सिर्फ बैंकर नहीं बल्कि एक तरह का जासूस भी बनना होगा। उन्हें हर लेन-देन के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करनी होगी। जासूस शायद सही शब्द न हो, लेकिन एक समझदार और चौकन्ना बैंकर जरूर बनना होगा। उन्हें सिर्फ मशीनी ढंग से चेक प्रोसेस नहीं करना है, बल्कि ये भी देखना है कि चेक पर क्या लिखा है। कभी-कभी लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत चेक के चेहरे पर ही लिखा होता है। जैसे कि रॉस बनाम लिंडन काउंटी का मामला इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये मामला तो वाकई दिलचस्प है। यहाँ पर तो सुराग साफ-साफ लिखा हुआ था। बिल्कुल, एक चेक एक व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि एक पद के नाम पर था। पद के नाम पर? हाँ, उस पर लिखा था द ऑफिसर इन चार्ज एस्टेट ऑफिस कैनेडियन ओवरसीज मिलिट्री फोर्स। और इस चेक का क्या हुआ? इसे एक व्यक्ति अपने निजी कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये तो साफ संकेत है कि पैसा किसी दफ्तर का है, किसी सरकारी या फौजी विभाग का है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। एकदम, चेक पर लिखा नाम ही एक बड़ी चेतावनी थी कि यह पैसा किसी आधिकारिक उद्देश्य के लिए है। बैंक को बस एक सवाल पूछना था, जनाब, आप एक फौजी दफ्तर के चेक से अपना निजी कर्ज क्यों चुका रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। नतीजा, बैंक को लापरवाही का दोषी पाया गया और उसे हर्जाना भरना पड़ा। यह दिखाता है कि बैंक अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। तो अगर हम इस पूरी जासूसी कहानी को समेटें तो एक बात साफ है, धारा 131 की ढाल कोई जादुई कवच नहीं है। नहीं है। ये एक ऐसी ढाल है जिसे बैंक को अपने अच्छे काम और अपनी सतर्कता से हर दिन कमाना पड़ता है। बिल्कुल, इन सभी मामलों का मुख्य संदेश यही है कि कानूनी सुरक्षा परिश्रम से कमाई जाती है, ये अपने आप नहीं मिलती। बैंक असामान्य परिस्थितियों से मुंह नहीं फेर सकता और फिर ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अगर कुछ गलत हुआ तो कानून उसकी रक्षा करेगा। ये वित्तीय प्रणाली में एक निष्क्रिय प्रोसेसर होने के बजाय एक विवेकपूर्ण सवाल करने वाला भागीदार बनने के बारे में है। सतर्कता ही बैंक का सबसे बड़ा बचाव है।